ही करते हैं। आम सहमति से बहुत सारी चीजों की बात आजकल की जाती है, लेकिन कहा जाता है कि हाथ आपने कंधे पर रखा, उस हाथ के रखने से ही मालूम पड़ जाता है कि ये हाथ किस तरीके का रखा गया है। क्या आप महसूस करती हैं कि वो जनरेशन से उससे फर्क नहीं पड़ता, वो हाथ की प्रकृति कैसी है उससे फर्क वाकई पड़ता है और आज की जनरेशन को भी पड़ता है? क्या आप मानती है, क्या वाकई कुछ फर्क आया है, क्या विचारों में फर्क आया? बिल्कुल, मैं सोच रही हूँ जैसे एक जेंटलमैन ने अभी बताया कि मेल्स के साथ भी सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है और मैं ऐसे इंडस्ट्री से हूँ जो विच इज फुल्ली विमेन डोमिनेटेड। हमारा जो फैशन इंडस्ट्री है इट इज मोस्टली विमेन डोमिनेटेड और अब एक जमाना आ गया है जहाँ पे वी विमेन फील वेरी सेफ इन आवर इंडस्ट्री एंड द मेल्स आर गेटिंग प्रॉब्लम्स and are getting exploited. So that is why I'm telling you, ये इसलिए मैं बोल रही हूँ कि ये जो आप लॉ लेके आ रहे हैं कि women have to be protected, yes that law is important, क्योंकि there are rural areas where जहाँ पे लोग ladies are not that empowered और उनको वो लॉ प्रोटेक्ट करेगा। मगर जैसे हम जिस सोसाइटी से आते हैं वहाँ एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ज्यादा जरूरी। मैं इसलिए स्ट्रेस कर रही हूँ क्योंकि अगर मुझे कल किसी ने छेड़ा तो आई शुड बी कंफर्टेबल इनफ टू गो टू अ पुलिस गाय एंड लॉन्च माई कंप्लेंट और उससे मुझे तकलीफ नहीं होनी चाहिए, उसको सॉल्व करना चाहिए। जैसे इन्होंने कहा कि एक फास्ट ट्रैक कोर्ट होना चाहिए जो 2 महीने या 1 महीने का कुछ सजा दे ताकि एक इंसान दोबारा थोड़ा सोचे ये करने का, चाहे वो एक लेडी हो चाहे वो एक मेल हो, because both of them are equally involved in sexual harassment cases in our country, जहाँ से जिस सोसाइटी से हम आते हैं। More or less. आप कैसे देखती हैं इन विचारों को? Not equally, women get exploited more. कानून में कहा गया है कि अनवेलकम अनवांटेड, तो जो स्वागत योग्य न हो, भले वो पहले से परिचित हो, पहले का दोस्त हो और पहले हाथ में हाथ डाल करके घूमते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जब हाथ में हाथ डाल के घूमते रहते हैं, दोस्ती है तो भी उस समय भी अगर वो लड़की नहीं चाहती है तो वो हैरेसमेंट माना जाना चाहिए और ब्रेकअप हो गया तो भी माना जाना चाहिए वो। तो ये बात तो है नहीं कि बाद में, क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर मैरिटल रेप जैसी बात क्यों आती, क्योंकि वो तो शादी हो चुकी है और उसमें भी मैरिटल रेप की बात होती है। तो अनचाहा किसी भी तरह का व्यवहार जो किसी के लिए अनवेलकम हो, ये बात ध्यान में रखा जाना चाहिए। दूसरी बात बार बार ये आ रहा है कि हो सकता है कि झूठा आरोप लगता हो या तो उसके भी तरीके होने चाहिए। लेकिन हम लोग कई सारे कमेटी में रहे हैं और कमेटी का प्रोसेस ही ऐसे चलता है जिसमें कि अगर झूठा है तो चीजें पता चल जाती हैं और उस जगह पर रोकी जा सकती है। पर इस विधेयक में ये कहा गया है कि अगर मान लीजिए आपने फर्जी शिकायत डाली है, झूठी शिकायत साबित हो जाती है आपकी, तो आपको ही दंड मिलेगा। इसीलिए मुझे लगता है कि ये बिल्कुल गलत बात है और ये अभी स्पष्ट नहीं हुआ है, क्योंकि इस पर बहस पहले भी चला था और नया जो फिर से तैयार हुआ है वो बिल हम लोगों ने देखा नहीं है अभी। तो ये इसको डिलीट करने की बात हुई थी, इसको हटाने की बात हुई है, क्योंकि वैसे ही ये हमेशा ये होता रहा है कि मामला दर्ज नहीं होता है और जब मामला दर्ज नहीं होता है और पहले से ही ऐसा बना दिया जाएगा तो कोई कंप्लेन करने के लिए जाएगा नहीं। तीसरी बात ये है कि एम्प्लॉयर के भी तरह तरह के कनेक्शंस होते हैं। अभी तक ये साबित हुआ है कि कोई भी मामला दर्ज करना, कमेटी तक पहुंचाना भी इतना आसान नहीं है। उसमें अगर ये कानून लाया जा रहा है तो ये निश्चित तौर पर इससे नुकसान होने वाला है। जहां तक फर्जी का मामला है, मुझे लगता है कि मैकेनिज्म ठीक ढंग से लागू किया जाना चाहिए, ठीक ढंग से कमेटियां बनेंगी, जनतांत्रिक ढंग से बनेंगी, उनकी पूरी प्रक्रियाएं चलेंगी, तो झूठा होने पर पहली बार में ही पता चल जाता है कि ये झूठा है और कमेटी में बाहर के भी लोग होते हैं। जी संजय जी, ये जो बात हो रही है खासतौर से जैसे कह रही हैं कि जैसे वो बता रही हैं कि हमारे फिल्म में उल्टा भी होता है, मतलब पर क्या हमें इस बात को ज्यादा जोर देना चाहिए इस बात पे, क्योंकि आखिर ऐसा प्रतिशत कितना होगा नाम मात्र के लिए? मैं 2 बात करना चाहिए। एक तो एक मीडिया की बात, हम लोग बच्चे तो है नहीं कि मीडिया ने ये दिखा दिया तो हम लोग माने कि यही हम लोग मतलब ऐसा तो है नहीं कि मीडिया जो भी दिखाती है वो समाज में जो होता है वो दिखाती है। मीडिया कुछ मैन्युफैक्चर नहीं करती है, तो थोड़ी जिम्मेदारी हमें भी लेनी चाहिए कि क्या दिखाया जा रहा है, इसके बारे में क्या सोचा है। दूसरी बात है कि जब कहा जाता है कभी कभार कि मर्दों के साथ भी ऐसा होता है, तो ये बिल्कुल ये मर्दों के साथ होता है, औरतें भी उनके ऊपर शोषण करती हैं और मर्द औरतों के ऊपर करती है, ये बिल्कुल अलग मामला है। जब एक मर्द औरत के ऊपर शोषण करता है, उसके ऊपर आपके प्रोग्राम में शुरू में दिखाया गया एक पावर स्ट्रक्चर है, जस्टिफिकेशन का सिस्टम है। जब एक औरत कोई बॉस है और किसी जूनियर के ऊपर वो कुछ
शोषण करती है, उसके बाद कोई ऐसा पावर स्ट्रक्चर हमारे समाज में नहीं है जो कहता है कि औरत अगर ऐसा करती है अच्छी चीज है। तो ये बिल्कुल अगर हम फेमिनिस्ट मूवमेंट की बात कर रहे हैं, इस बात में सोचना जरूरी है कि ये अलग मुद्दा है, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं रेड हेरिंग है ये बात, जिससे बिल्कुल अलग अलग बात, इसके बाद सोचना बहुत जरूरी है। नंदी जी क्या करें? छोटा सा कहानी सुनाऊंगी जी। हमारे प्रोजेक्ट का, जहाँ पे हम लोगों ने युवा लोगों को लेके वी हैव मेड देम कम्युनिटी पुलिसिंग। अच्छा। जहाँ पे जो है महिला बलात्कार होता है, महिला हिंसा होता है, कौन खड़ा रहता है? युवा। सो द परपेट्रेटर ऑफ वायलेंस, सो कॉल्ड परपेट्रेटर ऑफ वायलेंस बिकम्स एन अलाई एंड पार्टनर। अब जब 40,000 लोगों के साथ हम लोगों ने कर्नाटका में किया, जहाँ ईव टीजिंग की बात है, लड़के जो है ज्यादातर जो है रूरल एरियाज में स्ट्रीट लाइट्स नहीं होते हैं, लड़कियां जो पढ़ के आती है ज्यादातर ड्रॉप आउट होते हैं ताकि स्ट्रीट लाइट्स नहीं होते, इस तरह का ईव टीजिंग वगैरह होता है रास्ते में। अब लड़के जो है खड़े रहते हैं, उनको एस्कॉर्ट भी करते हैं, जब ड्रॉप आउट होते हैं दे गो टू द फैमिलीज एंड दे काउंसिल देम, ताकि ये यूथ फोरम अगेंस्ट जेंडर बेस्ड वायलेंस। अब इस तरह का कम्युनिटी पुलिसिंग हो और हर गांव में इस तरह का, हम समझते हैं कि द यंग मेन ऑफ दिस कंट्री आर वेरी पॉजिटिव, दे आर अलाइज, वो तो हमारे साथ चल सकते हैं अगर उनका जो मानसिक सोशलाइजेशन है, उनको जो है गिव देम द पॉजिटिव एनर्जी कि भाई लेट अस गो टुगेदर, लेट अस बी अलाइज। आप परपेट्रेट कर रहे हो ट्रेडिशनल वैल्यूज को, चेंज करिए। यू सपोर्ट द वुमेन टू गेट एजुकेटेड, यू सपोर्ट योर सिस्टर, यू सपोर्ट डू हाउस होल्ड कोर्स इन द हाउस होल्ड, बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन ये उसकी जगह नहीं हो सकता है। मुझे लगता है कि आइदर ऑल की बात नहीं है कि सिविल सोसाइटी को करना चाहिए तो बाकी प्रशासन के लोग कानून ना बनाएं और प्रशासन के लोग सोए रहें, वो एक दूसरा काम है और ये एक दूसरा काम दोनों साथ साथ, दोनों ही साथ साथ चलना चाहिए। हमारे साथ में कुछ और खाली आरोप गवर्नमेंट को नहीं दिखा सकते कि ये नैतिक और अनैतिकता की लड़ाई है जी। अगर पेरेंट्स अपने बच्चों को नैतिक आचरण सिखाएं, उसके बाद जवाबदारी थी पड़ोसी की, उसकी जवाबदारी थी पूरे वार्ड की, फिर समाज की जवाबदारी। अगर समाज नैतिकता को लेकर चलता है तो ये हैरासमेंट शब्द बिल्कुल ही मिट जाएगा। मैम, मेरा मानना है कि विधायिका में जब तक महिलाओं की संख्या नहीं बढ़ेगी, जब तक वो अपने से रिलेटेड जो शोषण है उसके विरुद्ध वो अधिकार नहीं पा सकेंगी, उसके विरुद्ध वो कानून नहीं पास करा सकेंगी, तब तक छेड़छाड़ नहीं रुकेगी। यस मैम। और मैम एक जैसे राइट टू एजुकेशन भी बनाया गया है, राइट टू एजुकेशन भी बनाया गया है मैम। हमें खुद क्या करने की जरूरत है? आप एक यंग मैन है, आप मुझे बताइए, वो छोड़िए, आप मुझे बताइए, आप एक युवा हैं, आप इस तरह की हरकतों को अपनी सहमति देते हैं? नहीं मैम, राइट टू डिफेंस बनाया जाना चाहिए। उसमें हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक वहाँ पे बनना चाहिए जहाँ पे लेडीजों को सेल्फ डिफेंस के तरीके सिखाए जाए। ओके, आप बताइए। मैम, मैं वही कहना चाहती हूँ कि पेरेंट्स को एटलीस्ट अवेयर होना चाहिए, अपने बच्चों को सिखाना चाहिए कि हाउ टू डिफेंड योरसेल्फ एंड हाउ टू गेट राइट ऑफ ऑल दिस। और उन्हें इतनी now every people are educated, so they must know what are the things to get right of it, because the youth they know how to get right of that। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि जिस दिन सोच में बदलाव आ जाएगा उस दिन ये सारी चीजें बंद हो जाएंगी। किसकी सोच में? हम युवाओं की सोच में ऑलरेडी। ओके। हम लोग जनरली ऑफिस में ये देखा जाता है कि जिन लोगों के पास अथॉरिटी है वो ये काम करते हैं, तो उनको चेंज करने के लिए एक रूल से बनाना चाहिए जो कि चेंज हो वाकई में, क्योंकि हम लोग लेट हो जाते हैं, रात को घर पहुंचते हैं तो फैमिलीज को प्रॉब्लम होती है, वो कॉल करते हैं, पूछते हैं कि कहाँ पर हो, उनको इनसिक्योर लगता है, तो वो थोड़ा मेंटल लेवल भी चेंज होना चाहिए, लेकिन वो सारे रूल्स के हिसाब से। ओके, एक बात यहाँ पे शायद डॉक्टर साहब इंटरवीन भी करना चाहेंगे। जिस तरह से कह रही है कि कॉर्पोरेट में या बाकी दफ्तरों में, बाकी जगहों पर जो बॉसेस हैं उनमें काफी इस तरह का एटीट्यूड होता है, ये पावर से जुड़ा हुआ है क्या? ये देखिए, यही मैं जिक्र करना चाह रहा था कि वर्क प्लेस पे जो शोषण होता है, दो खास तरह का शोषण जिसके बारे में काफी रिसर्च हुई है। एक जिसे हम कहते हैं क्विड प्रो क्वो, दूसरा हम कहते हैं हॉस्टाइल वर्किंग एनवायरनमेंट। पहले का अर्थ है क्विड प्रो क्वो का कि अगर आप एक खास तरह का फेवर देंगे तो आपकी उन्नति होगी, आपको बोनस मिलेगा, आपकी प्रमोशन होगी। एक तरह का प्रलोभन देना, एक ऐसा एम्प्लॉयर जो एक ऐसी सिचुएशन में बैठा है जहां पे वो अपनी अथॉरिटी का इस्तेमाल करके एक प्रलोभन देता है, जिसके बारे में कानून में, साहित्य में इसके बारे में बातचीत हुई है, उसे अथॉरिटी रेप भी कहा गया है। और दूसरी